अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, मेरा नाम नायाब रमज़ान है एंड आई एम फ्रॉम 49th कॉमन। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद उन एस्पिरेंट्स के सवालात का जवाब देना है जो ये पूछ रहे थे कि मैम हम चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करें, हमें कोटेशन नहीं याद होती, हमें रेफरेंसेस नहीं याद होते। और ख़ास तौर पे वन ऑफ़ माई गुड स्टूडेंट्स, तो उनमें से भी एक लड़की पूछ रही थी कि मैम चीज़ों को कैसे मेमोराइज़ करते हैं, मुझे रेफरेंसेस याद नहीं होते, कोटेशंस याद नहीं होती। देखिए, अगर मैं आपसे अपनी जर्नी में डिस्कस करूं कि मैंने क्या किया था, तो हो सकता है कि वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मेरा बताया हुआ मेथड किसी एक शख्स के लिए जो है ना वो कारआमद साबित हो जाए, और अगर वो उसके लिए कारआमद साबित हो जाए तो फिर मेरी वीडियो का जो है वो मकसद पूरा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं इंग्लिश एसे की बात करूं तो इंग्लिश एसे के लिए मुझे ये अंदाज़ा था कि मुझे स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करना ही पड़ेगा पेपर में। डेफिनेटली जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कीवर्ड्स होते हैं, इकोनॉमी, करप्शन, एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी, ये जो बेसिक कीवर्ड्स होते हैं ये तो आप समझ लें कि पेपर में आने ही आने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के मसाइल 15 से 20 हैं, उनमें अचानक कोई नया इजाफा हो जाए। हो सकता है कि आप कोई मतलब फॉर एग्जांपल होता तो ये होता कि अगर आपको एक ही टॉपिक दिया जाता तो आपके लिए मुश्किल भी हो जाता। जब आपको ये पता है कि आपको एटलीस्ट 10 टॉपिक्स डिस्कस करने को दिए जाएंगे तो आपके लिए फिर ये भी कंफर्मेशन है कि उन 10 टॉपिक्स में से कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आपने तैयार किया होगा। जैसे जेंडर है, ठीक है, तो ये जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना, इन टॉपिक्स की एक्चुअली पेपर चेकर आपसे डोमेन पूछ रहा होता है। डोमेन पूछने के लिए ये ज़रूरी है, डोमेन का आंसर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास जो है ना वो लेटेस्ट डाटा हो। लेटेस्ट डाटा के लिए हमें करंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो देखने पड़ते हैं। मुझे अंदाज़ा था कि अगर करप्शन पे ऐसे आया तो मैं करप्शन के इंडेक्सेस को डिस्कस करूंगी, अगर इकोनॉमी पे ऐसे आया तो मैं फिस्कल डेफिसिट, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, सरप्लस क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है, पॉवर्टी रेट क्या है, इनको डिस्कस करूंगी। अगर एजुकेशन पे ऐसे आ जाएगा तो लिटरेसी रेट को देखूंगी, एजुकेशन के इंडेक्सेस में पाकिस्तान की रैंकिंग्स देखूंगी। तो डेफिनेटली ये एक एस्पिरेंट खुद ही जज कर लेता है कि मुझे लगता है कि ऐसे ही आ जाएगा, और अगर इस टॉपिक पे ऐसे आ गया, उसकी कोई भी डोमेन पूछ ली गई तो फिर मैं इन जो है ना स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करूंगा। सेम वाज द केस विद मी। मैंने सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाया कि पेपर में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हिट हो जाएंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनकी डोमेन्स इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद मैंने नेट से जो है इंटरनेट से डाटा कलेक्ट करना शुरू किया और उस डाटा को 4 से 5 दफ़ा रिवाइज़ किया। यानी मैंने एक ही पेज पर लिख लिया कि लिटरेसी रेट ये है, पॉवर्टी रेट ये है, करप्शन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग ये है। एक या दो पेजेस पे बड़े आराम से अगर आप छोटा करके लिखें, अपना फॉन्ट छोटा रखें, तो ये बहुत आसानी से जो है ना वो आप लिख लेते हैं सारा का सारा पेपर पे डाटा। अब इस डाटा को लिखने के बाद आप उस डाटा को 4 से 5 दफ़ा रिवाइज करें और डिफरेंट कलर मार्कर्स के साथ वो डाटा लिखें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंडली, अगर मैं प्रेसी के पेपर पे आती हूँ तो प्रेसी के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का पार्ट होता है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को याद करने के लिए आई यूज्ड टू सी द इमेजेस। एक्चुअली अगर मुझे अंदाज़ा है कि अबोर्ड एक लफ्ज़ है तो मैं नेट पे सर्च करती थी कि अबोर्ड क्या है, और उसे देखने के बाद मैं उससे रिलेटेड कोई भी इमेज जो है वो देखा करती थी कि मेरे दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि एक्चुअली आपके लिए CSS में पढ़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि रिवाइज करना ज़रूरी है। पढ़ना, देखिए, अगर आपकी मेमोरी में वो रिटेन ही ना रहा तो फिर आप क्या करेंगे। रिटेंशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप रिवाइज करें, और रिवीजन के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ जो है अप्लाई करना वो सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी बात है। तो वोकैबुलरी के लिए आई यूज्ड टू सी द इमेजेस। अगर किसी की इमेज नहीं होती थी तो फिर मैं देखती थी 3 से 4 सेंटेंसेस उससे कैसे लिंक होते हैं, और इस तरह मैं अपनी वोकैबुलरी की बिल्डिंग करती थी। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने ये किया था कि मैं रिस्पेक्टेड जो वर्ड होता था उसकी इमेज देखा करती थी। अगर इमेज ना नहीं होती थी फिर मैं कोई शॉर्ट यूट्यूब की वीडियो देखा करती थी, और अगर मुझे वीडियो भी नहीं मिलती थी किसी वर्ड पे तो फिर मैं 3 से 4 सेंटेंसेस देखा करती थी कि वो कैसे लिखते हैं। क्योंकि आप लोग वोकैबुलरी में मिस्टेक ये करते हैं कि आप वोकैबुलरी लिखते हुए समझते हैं कि जो लफ्ज़ फॉर एग्जांपल आपको लगता है ना कि जो लफ्ज़ खंजर की सेंस दे रहा है, छुरी में भी छुरी किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, डेफिनेटली खंजर का जो है वो काम वो कोई और है। तो आप अपने पेपर में, अपने एसे में ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं कि आप छुरी की जगह खंजर का वर्ड रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो आपको समझाने का मकसद ये है कि वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज़ भी देखें। सिर्फ सिनोनिम देखने से कुछ नहीं होता, आप वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज़ भी देखें कि वो किस तरह होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में जो मिस्टेक मैंने की थी, मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी आप वो मिस्टेक्स ना करें। करंट अफेयर्स में MCQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी
वक्त में, मतलब फॉर एग्जांपल यू नो कि 2022 में आपने अपेयर होना है या 23 में, तो उससे 4-5 मंथ्स पहले जितने भी जो है वो इवेंट्स हुए, हैपनिंग्स हुए, उनकी डेट्स को अलग ज़रूर लिखें और उसको मेमोराइज करने के लिए आप माइंड मैप्स बनाएं। माइंड मैप्स बनाना बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ही पेज पर फरवरी का माइंड मैप बनाएं कि फरवरी 2020 में ये हुआ था, ठीक है, या 21 में ये हुआ था, इसी तरह जनवरी 2021 में ये हुआ था। तो एक माइंड मैप जब आपके डिफरेंट पेजेस होंगे ना मंथ के हिसाब से, और आप उन्हें 2 या 3 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर मैं पाकिस्तान अफेयर्स की बात करूँ तो पाकिस्तान अफेयर्स में कोटेशंस याद करने के लिए मैं उन्हें रिकॉर्ड किया करती थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान से कोई कोटेशन उठा रही हूँ और मुझे वो नहीं याद हो रही क्योंकि वो 3-4 लाइंस पे जो है वो है मुझे नहीं याद हो रही, तो आई यूज टू रिकॉर्ड। मैं खुद ही अपने मतलब खुद बोलती थी और रिकॉर्डर चला देती थी। रिकॉर्डर जो है मेरे ही वर्ड्स को जो है ना रिकॉर्ड करता था, जो कि मैं बुक से पढ़ रही होती थी, और फिर उस रिकॉर्डिंग को हमने लेयर टाइम में या जब भी मैं फ्री होती थी अपनी ही रिकॉर्डिंग सुन लिया करती थी। इससे होता ये था कि जब मैं किसी बात को खुद बोलती भी थी और उसे लिसन भी करती थी, यानी लिसनिंग भी होती थी और स्पीकिंग भी, तो एक्चुअली मेमोराइजेशन के असूल भी यही हैं कि आप 3 काम एटलीस्ट करें, एटलीस्ट 3 काम, रीडिंग, देन स्पीकिंग एंड देन लिसनिंग, ठीक है। राइटिंग कर लें तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है ना, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वो यही होती हैं कि कम से कम आप लिखें, बोलें, सुने और कहें, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई चीज़ लिखने का आपका नहीं दिल चाह रहा, क्योंकि डेफिनेटली रिवीजन का बेहतरीन तरीका लिखना है, लेकिन अगर आपका लिखने का दिल नहीं चाह रहा तो आप खुद ही वो कोटेशन 3 से 4 दफ़ा जो है ना वो सुने, अपनी ही बोली हुई कोटेशन रिकॉर्ड करें और उसे सुने। देन यू विल कम टू नो कि हाँ मुझे अपने ही वर्ड्स जो मतलब मुझे अपनी ही रिकॉर्डिंग जो है वो याद हो गई है और आपको कोटेशन मेमोराइज करना आपके लिए कोई भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द जनरल साइंस एंड एबिलिटी, डायग्राम्स बनाएं। देखिए डायग्राम से आपको वैसे ही सारे कंसेप्ट का अंदाज़ा हो जाता है, और अगर आपने डायग्राम्स बना के अपनी नोटबुक में उससे साथ साथ देखते जाएं, डायग्राम्स बनाते जाएंगे, तो पूरा कंसेप्ट भी आपको याद हो जाएगा और डायग्राम में कलर करने से और डायग्राम्स को देखने से आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि CSS में आपके पास नॉलेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपसे संभालना मुश्किल हो रहा होता है कि मैं इसे कैसे संभालूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सीरियस एस्पिरेंट्स। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त अपने नॉलेज को कूजे में बंद कर लेना, बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से आई वुड एडवाइज यू पीपल कि आप वो काम करें जो आपके लिए आसानी का बाइस बने। इसलिए मैं ये करती थी कि मैंने अपना एक रजिस्टर रखा हुआ था, मैं उस पर फॉर एग्जांपल मैंने गैलेक्सी ड्रॉ किया तो मैं गैलेक्सी में कोई कलर्स कर लेती थी। सिर्फ 3 से 4 मिनट की बात होती है, ठीक है, लेकिन 3 से 4 मिनट ना सिर्फ आपको पूरा कंसेप्ट समझा देते हैं बल्कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। पेपर में भी आपको याद आ जाता है कि ठीक है ये वो वाला वॉल्केनो है, इसकी एग्जांपल ये थी, इसकी टाइप ये थी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपको ये फ़ायदा देगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द इस्लामियात में आयात का कोट करना, हदीस का कोट करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर आप करते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेते हो। देखो आई यूज़ टू राइट आयात्स ऑन द पेपर, इसके बाद में वही पेपर जो कलर पेपर कंप्यूटर शीट्स होती हैं वही अपनी अलमारी पे पेस्ट कर दिया करती थी, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं उन्हें देखा करती थी, उनकी तिलावत किया करती थी, और डेली 1 महीना ये काम करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर वुमेन का इशू है तो मुझे उस पर भी आयत आती है, अगर ज़कात का इशू है, ज़कात का कोई मसला है या कोई टेररिज्म है या कुछ भी है, तो कुरान का आयात मुझे खुद ब खुद रोज़ तिलावत करने से मुझे वो हिफ्ज़ हो गई हुई हैं। देयरफॉर आप लोगों को भी ये एडवाइस है कि अगर आप कुछ याद करना चाहते हैं इंग्लिश एससी या प्रेसी में, तो कोशिश करें कि आप रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने सामने चार्ट लगा के रखें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेमोराइजेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। या फिर तीसरा तरीका हमारे पास अपने माइंड को माइंड मैप के जरिए या डिफरेंट कलर्स के जरिए कोई भी चीज़ रिमाइंड करवाना होता है, ठीक है। तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स याद करना चाहें तो उन्हें एक ही पेज पर लिखें, ज़्यादा पेजेस मत बनाएं, क्योंकि हमेशा दिमाग को वही चीज़ याद रहती है, रिटेंशन तभी रहती है मेमोरी की जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। देयरफॉर एक ही पेपर होगा या 2 ही पेपर होंगे तो उनको बार बार देखना, उन्हें बार बार रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और पेपर डे पे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको सारा याद आ जाएगा कि फर्स्ट लाइन पे मैंने ये लिखा था, थर्ड लाइन पे मैंने ये लिखा था। और अगर मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने आपको रिस्पेक्टिवली बता दिया कि हर सब्जेक्ट में मैं ये किया करती थी। इंशाल्लाह ऑप्शनल्स के लिए भी आपसे शेयर करूँगी कि कौन कौन से टिप्स होते हैं और कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपको बताऊँ कि वोकैबुलरी बिल्डिंग कैसे होती है और वोकैबुलरी को हम इन्हांस कैसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।